हेलो डियर स्टूडेंट, आप जानते हो अभी हम शॉर्ट सीरीज कर रहे थे। अभी तक जहां तक पिछले सेट आप जानते हो दूसरे सेट में जहां तक क्वेश्चन कर लिए गए थे, आज उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप जानते हैं पांचवे का न्यूमेरिकल पोर्शन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10 की घात -6 सेकंड में 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। आप जानते हो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी में तो आप जानते हो लगभग हर साल ही आता है। चलिए देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का केस क्या है। एक रफली फिगर बना लेते हैं। ये है आपका एन पी, देखिए इसको देखते हैं। एन पी एन में आपने पढ़ा ही होगा, इसमें क्या होता है बेटा। आप ध्यान दो, इस वाले को आप कह सकते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं इसको? उत्सर्जक। इसको इंग्लिश में आप बोलते हो इमिटर, ई से दिखाते हो आप। इसको आप बोलते हो आधार, जिसको आप दिखाते हो बी से। इंग्लिश में आप बोलते हो इसको बेस। और लास्ट वाले को आप बोलते हो संग्राहक, जिसको आप बोलते हो कलेक्टर। इसको किससे दिखाते हैं बेटा? सी से। किससे दिखाते हैं इसको? सी से। यहाँ तक की चीजें तो आपको क्लियर होंगी। अब आपसे कह रहा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10 की घात 6 सेकंड -6 सेकंड में 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसका मतलब आप जानते हो उत्सर्जक में प्रारंभ में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा? 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहे हैं? उत्सर्जक में। तो आप चलो इसको हम एन ही मान ले रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। यहाँ पे आके 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, तो बताओ संग्राहक में कितने पहुंचेंगे? आप जानते हो 100 में 2% की कमी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 98% इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। कितने परसेंट पहुंचेंगे बेटा? 98% इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। और जो धारा होगी इन्हीं की वजह से होगी। तो आप चलो देखते हो यहाँ पे, जल्दी से देख लो। यहाँ पर तक तो 100% था। यहाँ तक कितना केस था बेटा? 100% था। लेकिन यहाँ पर आप जानते हो 2% इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई यहाँ पर। तो जब 2% इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास कितने पहुंचेंगे? कहने की बात आप खुद समझते हैं। यहाँ पे 100 में से 2% कमी कर देंगे तो वहां बचेंगे 98%। अब आपसे पूछ रहे धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। तो आप जानते हो अल्फा बराबर क्या होता है बेटा? इसी को आप कहते हो धारांतरण अनुपात। अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE। आ रहा समझ में आपको? अब अगर हम आईसी की बात करें बेटा, तो आप खुद बताओ यहाँ पर आईसी कितनी करंट होगी। तो आईसी बराबर, अगर आप देखो, पहले देख लो जल्दी से, यहाँ पे समझ लो। तो आईसी बराबर आप जानते हो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं सी में। तो पहले अगर आप देखो, पहले हम आई निकाल लेते हैं। चलो अच्छे से आप कैलकुलेट करो। तो पहले हम आई की वैल्यू निकाल लें। आई ई कितना हुआ बेटा यहाँ पर आई। तो आई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, देख सकते हो आसानी से। इसमें जो इलेक्ट्रॉन गए वो 10 की घात 10 है। तो आई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप एन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला कहां से आता है? तो आप जानते हो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। और दूसरा फॉर्मूला Q बराबर होता है N इंटू ई। अगर हम यहाँ से आप देखो जल्दी से, यहाँ से I का मान निकालें कितना आएगा? N इंटू ई बाई टी। आ रहा होगा समझ में आपको? अब हम देखें यहाँ पर, तो हमने निकाली I की वैल्यू हो गई N इंटू ई बाई टी। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे थे तो वो पूरे 100% थे। यहाँ पे कोई कमी नहीं थी। लेकिन आईसी में आप जानते हो दिक्कत आ गई। यहाँ पे एनी ना हो गए, कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 98%। कितने हो गए बेटा? 98%। किसके? एनी के। तो 98% एनी इंटू ई बाई टी। और आप जानते हो प्रतिशत का मतलब ही होता है, किससे भाग करते हैं बेटा हम यहाँ पर? 100 से। किससे भाग करते हैं यहाँ पर? 100 से। आप रख दो यहाँ पे वैल्यू, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आईसी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 98/100 गुणे एनी इंटू ई बाई टी अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा? एनी इंटू ई बाई टी। खुद आप देखो सारी वैल्यूज यहाँ पे कट रही है। टी से टी कट रहा है, एनी इंटू ई से एनी इंटू ई कट रहा है। कितना बचेगा बच्चा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 98/100। और आप जानते हो 98/100 का मतलब यहाँ पर जानते हो 0.98। ये आपका क्या होगा बेटा? देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जानते हो यहाँ पर 100% इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ पे 98% जा रहे थे। हमने धाराओं का मान निकाल लिया। दोनों को डिवाइड करके किसका मान निकाल दिया बेटा? धारण। यहाँ पर दोनों को डिवाइड करके किसका मान निकाल दिया हमने? दोनों को डिवाइड करने के बाद हमने धारांतरण अनुपात का मान निकाल दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पांचवें का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति
ये आप कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर दो लेंस है, एक +10 डायोप्टर, इसका मतलब आपको पता ही चल रहा होगा ये उत्तल लेंस है। दूसरा है -5 डायोप्टर, इसका मतलब ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। दोनों को संपर्क में रखा गया है, तो रख दें ये आपका उत्तल लेंस, और इसके बाद आप जानते हो ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका अवतल लेंस। दोनों को संपर्क में रखा गया। बेटा आप जानते हो पहले वाले की पावर अगर हम देखें तो P1 ये कितनी है, ये है +10 डायोप्टर, जबकि दूसरे वाले की बात करें तो ये कितनी है बेटा, ये है -5 डायोप्टर। इन दोनों को मिलाकर हम एक संयोजन अभी बना ले रहे हैं। अब देखेंगे संयोजन की क्षमता क्या होती है। तो आप जानते हो संयोजन की क्षमता का फार्मूला होता है P = P1 + P2। इससे इन दोनों की तुल्य क्षमता निकाल लेंगे हम। कितना होगा बेटा, P है +10 और ये है -5, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, +5 डायोप्टर। इसका मतलब आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो इनके संयोजन से बना हुआ लेंस होगा वो कैसा लेंस होगा, वो एक उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब आप जानते हो इससे कितनी दूरी पर रखी हुई बेटा, तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई। कितनी है वस्तु की ऊंचाई, अगर हम ध्यान दें तो वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान ले रहे हैं ये A, ये B एक वस्तु है, और वस्तु की ऊंचाई को आप किससे दिखाते हो, O से। O कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर। और आप एक चीज और जान लो बेटा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाती है। इसलिए मुख्य अक्ष है तो इसके ऊपर की ओर रखी जाएगी वस्तु। तो आप जानते हो, और ऊपर की तरफ y धनात्मक लिया जाता है, y अक्ष को। तो आप जानते हो यहाँ पर हम वस्तु की ऊंचाई को हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव। वो तो आपको पता चल गया 2 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो वस्तु हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसके किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर। तो आप जानते हो वस्तु की दूरी को हमेशा हम कैसे लेंगे बेटा, वस्तु की दूरी u को हमेशा निगेटिव चिन्ह के साथ देंगे, जो कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो यहाँ पे अगर हम देखें पावर को हम पहले निकाल चुके थे। अब फोकल लेंथ निकालेंगे तो P बराबर का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 100/f, जब फोकल लेंथ किस में निकलती है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 5/100/f इन सेंटीमीटर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से f बराबर निकालोगे तो आप कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो तुल्य संयोजन से लेंस बना है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। चलिए देखते हैं 1/f की वैल्यू कितनी बेटा, 20 = 1/v आपको निकालना है। u आपको पता है कितना बेटा, -30। इधर ले इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप जानते हो ये इधर कितना है, 1/20। इधर भेजेंगे तो 1/v = कितना हो जाएगा, 1/20 - 1/30। और आप जानते हो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से v की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। धनात्मक है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, प्लस आने का मतलब लेंस के दूसरी ओर, जिधर वस्तु रखी उसके दूसरी ओर। यहाँ पे v तो आपने निकाल लिया, 60 सेंटीमीटर हो गया। u आपको पता था, आपको पता वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, I/O, m = बराबर v/u। चलिए देखते हैं, I की वैल्यू निकालनी है आपको, O की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2। V की वैल्यू अगर आप ध्यान दो तो V की वैल्यू है 60, और U की वैल्यू कितनी है, -30। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो I बराबर कितना आएगा, -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप जानते हो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई होगी -4 सेंटीमीटर। और निगेटिव का मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा। तो आप जानते हैं इन दोनों के संयोजन से बना हुआ जो लेंस था वो किसकी भांति कार्य कर रहा था, वो आप जानते हैं उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा था, जिससे जो प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं उल्टा मतलब किधर बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। आ रही बात समझ में, यहाँ आपको समझ में आएगा अच्छे से क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप जानते हो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 5वें का नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे रफली भी क्वेश्चन को समझ लो बेटा। 1, 2, 3, ये 3 तार हैं। इन तारों की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है आपको, और दूसरा क्या दिया गया बेटा, आपको दिया गया द्रव्यमानों का अनुपात। तो लंबाइयों का अनुपात अगर हम मान लें L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर कितना बेटा, 3:2:1। और बात करें द्रव्यमानों के अनुपात का, तो द्रव्यमान के अनुपात कितने बेटा, अगर हम ध्यान दें तो M1 अनुपात M2 अनुपात M3 कितना है बेटा, 1:2:3। आप जानते हो इनके द्रव्यमान हमने माने M1 M2 व M3, जबकि लंबाई हमने मानी है L1 L2 व
L3। चलिए देखते हैं इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध का, क्या फॉर्मूला बेटा होता है, R बराबर रो एल अपॉन ए। R जानते हो तार का प्रतिरोध, रो आपको पता है तार का विशिष्ट प्रतिरोध जिसको आप इंग्लिश में कहते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल आप जानते हो तार की लंबाई और ए क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को अगर आप सोचो तो बेटा एकदम नया तरह का क्वेश्चन बोर्ड में इस बार पूछा गया है। और आप ध्यान रखना यहाँ पर लंबाइयों और द्रव्यमानों के बारे में तो बात किया गया, लेकिन क्षेत्रफल के बारे में कोई भी बात नहीं की गई, इसलिए पहले आपको क्षेत्रफल के बारे में सोचने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान दें बेटा, क्योंकि तार एक ही तरह के धातु से बने इसलिए सबका विशिष्ट प्रतिरोध तो आप जानते हो समान ही होगा। अब अगर हम बात करें तो तार के लिए अगर आप देखो जिस धातु से बने उसका घनत्व भी सबके लिए समान होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सही है। अब अगर हम यहाँ से द्रव्यमान का मान निकालें तो m बराबर कितना हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। सही है, d इंटू वी। अब आप जानते हो d यहाँ पे क्या है, घनत्व, और v क्या है, आयतन। अब थोड़ी सी चीजें आप समझो यहाँ पर, अगर हम देखें आपने पढ़ा होगा कभी भी अगर किसी तार के क्षेत्रफल से उसकी लंबाई को गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर। तो हमने यहाँ v की जगह लिख दिया a इंटू एल। अब आप यहाँ से a का मान निकालो तो a बराबर कितना आएगा, तो भाग भेजो भाग में, तो ये गुणे में आप जानते हो d बाई एल, ये आएगा कि नहीं। अब इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले, कैसे यूज करेंगे देखिए जरा, रो एल अपॉन ए, जबकि ए का मान अभी आपने निकाला है m अपॉन डी इंटू एल। इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा बेटा, रो एल और एल का गुणा करेंगे, रो के साथ हम डी को लिख दे रहे हैं, एल और एल का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर अपॉन। ये फॉर्मूला आपकी यूज का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आप जानते हो एरिया की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अब ये तुलना करते हैं बेटा, अगर हम तार पहले वाले का मान ले प्रतिरोध R1, दूसरे वाले का R2 और इसका R3, तो आप जानते हो क्या होगा बेटा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, पहले वाले के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, रो डी, ये दोनों के लिए सेम ही होंगे। अब बात करें लंबाई की तो आप जानते हो L1 का स्क्वायर बटे बात करें द्रव्यमान की कितना हो जाएगा, M1। दूसरे के लिए आप जानते हो रो डी L2 स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात रो डी L3 स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा, M3। आ रहा होगा आपको समझ में आसानी से। अब आप सब में जानते हो रेशियो केस है तो बेटा रो डी सब में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। L1 की बात करें तो L1 का अनुपात कितना है, 3, सीधे रखो आप, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। तो L1 की रखोगे आप 3 का स्क्वायर बटे M1 की वैल्यू कितनी रखोगे, M1 का वैल्यू है आप जानते हो 1, इसके सामने अनुपात 1 है, इसको लिखो आप। L2 की बात करें बेटा, रेशियो लगाओ, अनुपात का चिन्ह लगाते चलो आप। अब बात करें L2 स्क्वायर, तो L2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर अपॉन, बात करें M2 की, M2 का अनुपात कितना है 2, अनुपात तीसरा देखें बेटा L3, तो L3 के लिए अगर आप देखोगे बेटा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप जानते हैं 1 2 बचेगा, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 9 बटे 1 अनुपात 2 अनुपात 1 बटे 3। इस अनुपात को आप बैलेंस कर दो, बस आपका आंसर निकल गया। चलिए 3 से गुणा करा देते हैं इसको, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 1 3। तो यही आपका आप जानते हो तीनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए एक बार, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगे क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आसानी से। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो 6 के अथवा में आप जानते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको थ्योरी से रिलेटेड दिया गया है। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव है जो आपको पता है कितने विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया गया है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी वैल्यू दी गई है आपके यहाँ पर, कितने कोण पे रखा, तो थीटा बराबर आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, और इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य कर रहा है बेटा, तो टाउ बराबर दे दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन इंटू मीटर। बात समझ में आ रही है आपको, ये वैल्यूज आपको दी गई हैं। अब आप कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, तो आप जानते हो आसान फॉर्मूला लगा याद होगा आपको, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। बात समझ आ रही है। ये जैसे विद्युत क्षेत्र है आपका, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है ना, इसमें रखा गया द्विध्रुव को कितने डिग्री पे, 30 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री कोण पे बेटा, 30 डिग्री कोण पे। आपका आघूर्ण है यहाँ पे प्लस क्यू,
ये आपका माइनस क्यू, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है जिसको आप जानते हो यहाँ पर हम किससे दिखा रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू से। इधर आप माइनस क्यू से दिखा दो बेटा, वैसे आपने वहां प्लस क्यू से दिखाया, वैसे आपने माइनस क्यू से दिखा दो। अब आप जानते हो यहाँ पे आपको समझ सकते हो आसानी से, टाउ की वैल्यू आप रखोगे 6 गुणे 10 की घात माइनस 24, पी की वैल्यू आपको निकालने के लिए कितना रखोगे 10 की घात 5, और साइन थीटा ये कितना रखोगे आप साइन 30 डिग्री। 6 गुणे 10 की घात माइनस 24 इज इक्वल टू पी इंटू 10 की पावर 5। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, इधर ले आएंगे इसको, तो 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात माइनस 24। अब आप बताओ इधर गुणे में इधर कहाँ में आएगा बेटा, भाग में, इज इक्वल टू पी। नीचे से ऊपर लाएंगे तो आप जानते हो घातक चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस का 24 गुणे माइनस का 5। ये इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 29, आपको पता है। अब हम चाहते हैं पावर को इधर खिसका लें, इधर हम चाहते हैं तो आप जानते हो दशमलव लगाइए इंटू 10 की पावर माइनस 29। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि हम दशमलव को इधर खिसका लें, तो आप जानते हो कितना हो जाएगा बेटा 1.2 टू 10 की पावर माइनस 29 प्लस का 1। जब इधर आप देखोगे आसानी से तो आप इसको इधर रख लो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 28। टॉर्क है आप जानते हो क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आघूर्ण आप जानते हो क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है बेटा P बराबर फॉर्मूला Q इंटू 2L। Q जहाँ पे आगे से जिसका मात्रक होता है कूलाम, और L दूरी जिसका मात्रक होता है मीटर। यही आपका होगा, ये सरल क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको पता है पेपर से पहले आपको सबसे अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद होने चाहिए। तरीका आपको क्वेश्चन का पता होगा तभी आप क्वेश्चन को एकदम सही से लगा पाओगे। क्वेश्चन को आप पहले देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, फिर सुटेबल तरीका ढूंढोगे कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करें कि आप क्वेश्चन आसान तरीके से एकदम करेक्ट आंसर निकले उसका। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हैं यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जान रहे हो प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे हैं जबकि द्वितीय कुंडली में कम फेरे हैं। इसका मतलब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। तो आप जानते हैं क्रोड होते हैं, ऐसे आप दिखाते हो फेरों को, ये आपके प्राथमिक कुंडली के हो गए जो ज्यादा है, द्वितीयक वाली में कम है तो आप इसमें थोड़े कम दिखा दो ऐसे करके। अब आप जानते हो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं बेटा, एनपी जिसको आप कहते हो प्राइमरी कॉइल, तो ये आप जानते हो 1100, इसमें कितने हैं बेटा 1100। द्वितीय कुंडली में जिसको आप एनएस दिखाते हो कितने हैं बेटा 110। अब प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज आपको दे दिया गया है, यहाँ पे जो आप वोल्टेज लगा रहे हो सप्लाई वोल्टेज जो आप दे रहे हो वोल्टेज कितना है बेटा, या प्राइमरी वी प्राइमरी आपको दिया गया है 220 वोल्ट। कितना आपने लगाया है 220 वोल्ट का। और जुड़े हुए यंत्र की प्रतिबाधा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, आउटपुट आपको जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। आप जानते हो यहाँ पर जो यंत्र जुड़ा हुआ है इससे, ये कितना है इसकी प्रतिबाधा, तो आर आपको दे दिया गया है 220 ओम। तो आपसे कह रहे हैं आपको प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान भी याद करना है। तो आप जानते हो यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है बेटा फार्मूला, फार्मूला होता है आपका आर बराबर होता है, क्या होता है एनएस अपॉन एनपी बराबर वीएस अपॉन वीपी। जहां पे आप आर को कहते हो परिणमन अनुपात, क्या कहते हैं इसको बेटा परिणमन अनुपात, इसको इंग्लिश में ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनएस की बेटा, तो आप जानते हो एनएस की वैल्यू कितनी है 110। एनपी की वैल्यू कितनी है, एनपी की वैल्यू है कितनी होगी बेटा यहाँ पे 1100 बराबर वीएस की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि आपको वीपी पता है कितना है 220। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे भी कट गया, 11 एकदम 11 कट गया, तो वीएस बराबर आप जानते हो कितना आएगा बेटा 22 वोल्ट। इसका मतलब आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा आपको वो कितना होगा बेटा वीएस, ये होगा आपका 22 वोल्ट का। कितना होगा बेटा यहाँ पर 22 वोल्ट का। अब आपको कह रहे हैं यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो, तो आप बताओ इस कुंडली से जो प्रतिबाधा जुड़ी हो कितनी 220 ओम की, तो ओम का नियम लगा देंगे यहाँ पर। क्या होता है बेटा ओम का नियम, V बराबर आई आर, वीएस बराबर आई एस आर एस। बिल्कुल दूसरी कुंडली के लिए लगा रहे हैं तो सब कुछ एस एस लिख लेंगे, मतलब कि दूसरी कुंडली के लिए है। वीएस की वैल्यू है 22, आईएस की वैल्यू आपको निकालनी, जबकि आरएस आपको दिया गया है 220। इधर एक गुणे में इधर क्या में आ गया बेटा भाग में, तो 22 बटे
220 काटोगे आप कितने बार जाएगा, लगभग आप जानते हैं यहाँ से लगभग क्या एकदम कंप्लीट आंसर आपका आएगा। कितना होगा बेटा, तो द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा होगी 0.1 एम्पियर। इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही होगी। अब प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना, तो आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे आप जानते हो VS अपॉन VP इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये होता है ना। VS की वैल्यू कितनी है बेटा, VS की वैल्यू है 22। VP की वैल्यू कितनी है, तो VP की वैल्यू आप जानते हो कितनी है 220 बराबर IS की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1। IP की वैल्यू आपको निकालनी। चलिए कर लेंगे जल्दी से उसको भी। 22 से कम 22 हम 220 इधर गुणा करोगे तो IP इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 से गुणा करोगे तो आपको खुद पता कितना आएगा बेटा 1 एम्पियर। हमारी बात समझ में। इसका मतलब आपको प्राथमिक कुंडली में जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली इसमें मिलने वाली धारा कितनी होगी, ये होगी 1 एम्पियर की। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आप जानते हो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परिता घूम रही है। समझो ना। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा BL² होगा। चलिए देखते हैं। हमने माना कि चुंबकीय क्षेत्र अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि नीचे की ओर दिष्ट है। यहाँ पे एक छड़ है, तो बेटा हमने माना एक छड़ है यहाँ पर, ठीक है। और इस छड़ की लंबाई कितनी, तो आप जानते हो लंबाई आपको दी गई है यहाँ पर L, लंबाई आपको दे दी गई है यहाँ पर L, और चुंबकीय क्षेत्र है आपका B। ये कितने कोणीय वेग से घूम रही है, एक सिरे के परता आप जानते हो ओमेगा के कोणीय वेग से घूम रही है। चलिए हमने माना ये ओमेगा के कोणीय वेग से घूम रही है। तो आप जानते हो फैराडे के नियम से अगर हम देखें बेटा, फैराडे के नियमानुसार आप जानते हो क्या होता है बेटा, विद्युत वाहक बल अगर हम देखें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। पता ही होगा आपको E इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और डेल्टा फाई अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं B इंटू, क्योंकि आप जानते हो फ्लक्स चेंज अगर हम देखें किसके बराबर होगा बेटा B इंटू। अगर अब ये एक चक्कर अपना पूरा कर लेगी छड़, तो ये समय किसके बराबर होगा, आवर्तकाल T के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, आवर्तकाल T के बराबर। तो निगेटिव डायरेक्शन की होता है तो आप निगेटिव लगाओ, चाहे यहाँ पर ना लगाओ, डायरेक्शन के लिए यहाँ पर, ठीक। तो E इज इक्वल टू BA बाई T। अब अगर आप देखो बेटा एरिया बात करें इधर घूमेगी, तो आप जानते हो यहाँ पर ये अगर ऐसे घूमती है चक्कर, ऐसे समझ लीजिए घूमती है, तो यहाँ पर जो एरिया A होगा वो किसके बराबर होगा, पाई R स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये R ना होकर त्रिज्या यहाँ पर किस क्या होगी, इसके मार्ग की जो त्रिज्या होगी वो L होगी, इसलिए पाई L स्क्वायर। जबकि आपने पढ़ा होगा आवर्तकाल का एक फॉर्मूला T बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहां ओमेगा आप जानते हो क्या होता है बेटा, इसी कण का या किसी यहाँ पर तो छड़ है लेकिन ये किसी कण का कोणीय वेग होता है। चलिए रखते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर, तो B इंटू ए, एरिया की जगह रखेंगे हम पाई, कितना रखेंगे यहाँ पर पाई L स्क्वायर अपॉन टी की जगह कितना रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। यही आप जानते हो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सेशन कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपका ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वो बहुत आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर दी जा रही है आपके बोर्ड एग्जाम के, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो आपके लिए आप इतना छोटा सा काम कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए अभी जल्दी से हम लोग 7 सेट खत्म कर लेंगे पूरे 2020 के, जिसमें से आप जानते हो मैक्सिमम अगर हमने 19 और 20 को कवर कर लिया तो आपको पता है 75% पेपर आपको पता है इसी सेट से ही फंसता है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीज आपको ना समझ में आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।